दोस्ती चैनल FM 98। ये है दोस्ती चैनल FM 98। ऑलराइट जी मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। ट्रेक गेम स्टूडियो 98 मेजबान आपका रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं हमारे सभी सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फाइन शाइन होंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 98। इसके साथ साथ दोस्ती रेडियो.com पर पूरी दुनिया में जहां भी इंटरनेट की सहूलत मौजूद है आप हमारी ट्रांसमिशन सुन सकते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस इज द वॉइस ऑफ फ्रेंडशिप। 8 फरवरी सन 2020 3:09 और 10 सेकंड्स। इस प्रोग्राम में हम और आप साथ साथ होंगे ठीक शाम 5 बजे तक। आज है हफ्ता, उम्मीद करते हैं अब तक आपका वक्त बेहतरीन गुजरा होगा और यही दुआ है कि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी कामयाबियां लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर आपके सामने ना आए। गेम का आगाज करेंगे प्यारे वतन पाकिस्तान के नाम एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ, इस पैगाम, इस सोच के साथ कि ये वतन हमारा है और इसका ख्याल हमें ही रखना है। ये मिट्टी रब की रहमत है, ये उसकी खास इनायत है। ये मिट्टी रब की रहमत है, ये उसकी खास इनायत है। इस मिट्टी की दुनिया में कहीं ना मोल ना कोई कीमत है। ये बात तो सारी लगन की है, ये मिट्टी अपने वतन की है। ये बात तो सारी लगन की है, ये मिट्टी अपने वतन की है। ये मिट्टी अपना मान भी है, ये जान भी है, पहचान भी है। ये बात तो सारी लगन की है, ये मिट्टी अपने वतन की है। ये बात तो सारी लगन की है, ये मिट्टी अपने वतन की है। धरती की लाज बचाने को क्या पीर जवां कुर्बान हुए। इस मुल्क पे आँच ना आए कभी, ये अहद यही बेईमान हुए। ये बात तो सारी लगन की है, ये मिट्टी अपने वतन की है। ये बात तो सारी लगन की है, ये मिट्टी अपने वतन की है। ये मिट्टी अपना मान भी है, ये जान भी है, पहचान भी है। ये बात तो सारी लगन की है, ये मिट्टी अपने वतन की है। ये बात तो सारी लगन की है, ये मिट्टी अपने वतन की है। मुश्किल हर एक पर पड़ती है, आ जाती है, टल जाती है। यकजाई रहे तो हर मुश्किल खुद मुश्किल में पड़ जाती है। ये बात तो सारी लगन की है, ये मिट्टी अपने वतन की है। ये बात तो सारी लगन की है, ये मिट्टी अपने वतन की है। ये मिट्टी अपना मान भी है, ये जान भी है, पहचान भी है। ये बात तो सारी लगन की है,
ये मट्टी अपने वतन की है, ये बात तो सारी लगन की है, ये मट्टी अपने वतन की है। एक ख्वाब किसी ने देखा था, उस ख्वाब की अब ताबीर है हम। ये मुल्क किसी ने हमको दिया, इस मुल्क की अब तकदीर है हम। ये बात तो सारी लगन की है, ये मट्टी अपने वतन की है, ये बात तो सारी लगन की है, ये मट्टी अपने वतन की है, ये बात तो सारी लगन की है, ये मट्टी अपने वतन की है, ये बात तो सारी लगन की है, ये मट्टी अपने वतन की है। It's because of you, Celsi. More music and less talk. FM 98 Dosti Channel. It's because of you, Celsi. Broadcasting live from the Federal Capital City of Pakistan. #1 for today's hits. Your favorite songs, news, entertainment, fun, and excitement. And all-time favorites. It's the radio station just for you. We are Dosti FM 98, the voice of friendship. यस द वॉइस ऑफ फ्रेंडशिप लौट कर आ चुके हैं हम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है। हमारे सुनने वाले सभी जानते हैं कि हफ्ता यानी सैटरडे को 3 से लेकर 4 बजे तक हमारे साथ स्टूडियो 98 में हमारे मेहमान मौजूद हुआ करते हैं और बात हुआ करती है पाकिस्तान चीन बायलेटरल रिलेशंस के हवाले से, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ और इसके साथ साथ लोगों का इंटरेक्शन किस हद तक मुमकिन हो सकता है, उसमें पाकिस्तान के थिंक टैंक्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान के सीनियर लोग क्या किरदार अदा कर सकते हैं, स्टूडेंट्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इस हवाले से सेंटर फॉर ग्लोबल रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में हफ्ते को 3 से लेकर 4 बजे तक। एक मरतबा फिर एक और एपिसोड में हमारे आज के मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनका नाम खुद पहचान है। जनाब अशफाक अहमद गोंदल साहब, साबिक डीजी रेडियो पाकिस्तान, फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और इसके अलावा पंजाब में एज ए चीफ सेक्रेटरी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। और कौन सा शोबा ऐसा है जिसमें खिदमात सर अंजाम नहीं दी। अशफाक गोंदल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और FM 98 में आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे आज के स्टूडियो में। वेरी हैप्पी टू कम हियर जी। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे एक आपका नया चैनल FM 98 पे आके कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी के साथ ही ये मुल्क है और मुझे आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर। और जो काम आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है, मैं समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। और मिस लारेब हसन हमारे साथ हैं जो कि कोऑर्डिनेटर भी हैं CGSS और रिप्रेजेंटेटिव हैं यूथ की। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया रिजवान। और मिस्टर शकील रामे साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? एक्सपर्ट हैं BRI और CPEC प्रोजेक्ट्स के हवाले से, काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं और चीन भी बेशतर मरतबा आप विजिट कर चुके हैं। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। राइट जी सामीन, कुछ बात होगी। आज गुज़िश्ता हफ्ते हमने शिनजियांग के बारे में बात की थी और आज एक शहर है, अगर चीन की बात की जाती है पूरी दुनिया में कहीं भी जिक्र होता है तो 2 शहर ऐसे हैं कि फ़ौरन से पहले वो जहन में आते हैं, एक शंघाई और एक बीजिंग। बीजिंग आजकल अगर बीजिंग के हवाले से बात करें तो बहुत सारे लोग अपनी इमेजिनेशन में तसव्वुर करते हैं कि बुलंदोबांग इमारात होंगी वहाँ पर और दुनिया और बहुत फास्ट ज़िंदगी, फास्ट वहाँ पर रहना मुश्किल और काम करना, हर कोई काम में मसरूफ़ है, वहाँ पर फारिग कोई नहीं रहता। तो आज बीजिंग के हवाले से कितनी मिसकंसेप्शंस हैं या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, उस हवाले से बात करेंगे। गोंदल साहब जो कि ख़ुद भी चीन विज़िट कर चुके हैं और इस वक्त CGSS में सीनियर मेंबर हैं। गोंदल साहब, बीजिंग की अगर बात करें, ओवरऑल चीन के बारे में हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपने सामीन को बताते रहते हैं, अगर हम ख़ास तौर पर बीजिंग की बात करें तो आप गए वहाँ पर, स्पेशल क्या है? बीजिंग अट्रैक्ट कैसे करता है अपने विजिटर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिजवान, बात यह है कि मैं चाइना
पहली बार जब गया तो मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक आपकी जो शूट किया क्वेश्चन उससे थोड़ा सा पहले मैं जाता हूँ. माई फर्स्ट विजिट टू चाइना वॉज 1981, so long ago. 81. Yep. So that was a goodwill delegation जो कि गया था बाई रोड. So हम लोग गए बाई रोड, खुजरा पास क्रॉस किया और बाई रोड हम लोग काशगर गए थे. तो हमारा ये सफ़र काशगर तक ही था और काशगर में हम एक गुडविल डेलीगेशन हमारा 5 दिन हम वहाँ पे ठहरे थे. और वो काशगर की अगर मैं आपको नक्शा बताऊँ उस वक्त, तो काशगर एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसमें आप यकीन करें कि आप किसी भी पसमानदा जो शहर या किसी भी पसमानदा गांव को अपने ज़हन में लाएंगे पाकिस्तान के किसी भी, तो काशगर उस वक्त उसी तरह हुआ करता था, सिवाय इसके कि एक बड़ी खूबसूरत स्टेट गेस्ट हाउस की बिल्डिंग थी जिसमें अब 5 लोग वहाँ पे ठहरे थे. बट दी हॉस्पिटलिटी एंड दी वार्मथ जो उनकी थी लोगों की, वो बहुत ज़्यादा थी. जहाँ पे भी हम गए हमें बहुत खूबसूरत मोहब्बत से वेलकम किया गया. नाउ कमिंग बैक टू बीजिंग जब मैं पहली बार गया तो ये भी आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले की बात है जब मैं पहली बार गया. और जब मैं लास्ट टाइम गया कोई 1 साल पहले, तो इट वाज एन वास्ट ओशन डिफरेंस बिटवीन बीजिंग एट दैट टाइम एंड बीजिंग नाउ. बीजिंग में उस वक्त साइकिल ट्रैक हुआ करते थे, ठीक है, साइड पे साइकिल ट्रैक्स और एक लंबी कतारें साइकिलों की चल रही हुआ करती थी और दरमियान में खाल खाल गाड़ियां जो थी वो नज़र आया करती थी. और उस वक्त वो जो यूनिफॉर्म होती थी जो चाइना की, वो जो माओ जेतुंग के ज़माने से चेयरमैन माओ जेतुंग के ज़माने से वो चल रही थी, वो उस वक्त यूनिफॉर्म वॉज वेरी पॉपुलर और आम लोग वो यूनिफॉर्म में थे. जब उसके 5 साल बाद में गया तो एक मज़ीद फ़र्क था कि बीजिंग में अब वो यूनिफॉर्म गायब हो गई थी, वो साइकिल ट्रैक सुकड़ चुके थे, ठीक है, और वो गाड़ियां जो थी वो उनकी तादाद बढ़ चुकी थी, सड़कें चौड़ी हो गई थी, सड़कें चौड़ी थी और वहाँ पे रश जो था वो ज़्यादा हो गया था. ठीक है. फिर उसके 5 साल के बाद मज़ीद गया, इट वॉज अगेन अ लॉट ऑफ डिफरेंस उसमें बीजिंग में. अब वहाँ पे मॉल्स भी बन चुकी थी और वहाँ पे एक जिस तरह होता है कि वो एक नई ज़िंदगी जो लगता था, और वो सूट और टाई वो बड़ी कॉमन हो चुकी थी और वो लोग, लेकिन आप यकीन करें उस वक्त यूँ महसूस होता था जैसे इनके कोई पीछे लगा हुआ, ये भाग रहे हैं, वक्त के साथ रेस है. और जिस एग्जैक्टली यूँ लगता था कि जैसे ये वक्त के साथ रेस है जिसमें ये पीछे छोड़ना चाहते हैं, वक्त को पीछे छोड़ना चाहते हैं, और उन्होंने ये रेस विन की है वक्त के साथ साथ. मैं ये समझता हूँ विद इन 5 years अगर हम बात करें, इतना बड़ा चेंज आना किसी भी शहर के, और उसकी मेट्रोपॉलिटिक्स अगर तब्दील होती है, वहाँ का रहन सहन तब्दील होता है, स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं, तो यकीनन वक्त से आगे निकलना तो इसी को कहते हैं कामयाबी हासिल करना, यही होता है. तो लेकिन गोंदल साहब, इसमें एक तो आपने बता दिया कि वो लोग इतने डेडिकेटेड हैं कि वक्त से जीतना चाहते हैं, और उसमें कौन से अहम फैक्टर्स हो सकते हैं जिसने उनको इस तरफ पुश किया कि दुनिया के साथ मुकाबला करना है, दुनिया की बेहतरी है, इसमें दुनिया को एक साथ मिलाना है. स्पेसिफिकली अगर चूँकि सेंटर है बीजिंग चीन का, तो वो वहाँ से सब कुछ चीन का वहीं से निकलता है. देखिए रिजवान, बात यह है कि चाइना का एक जो सबसे बड़ी, मैंने एक बार एक साहब से पूछा, एक मेयर थे उस वक्त, वो आज से 10 साल पहले जब मैं चाइना गया, ही वॉज मेयर ऑफ शंघाई. मैंने उनसे पूछा कि आप चाइना, आप क्या चाहते हैं, क्या? उसने कहा हम आपको एक बात, उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. उसने कहा मैं आपको एक बात बताऊं. मैंने कहा क्या? कहता हम लोग सब्र और तहम्मुल से काम करते हैं, वी कैन वेट, और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, और इंतज़ार करते हैं कि जो हमारा गोल है वो खुद चल के हमारे पास आ जाएगा. राइट. एंड उन्होंने वक्त ने साबित किया कि उन्होंने ये कुछ नहीं, किसी को छेड़ा नहीं है. अब देखें चाइना किसी के साथ उसकी वो कोई झगड़ा नहीं, कोई उसके साथ दंगा फसाद नहीं, कोई किसी के साथ उसका लेना देना नहीं होता. सिर्फ एक उसका फोकस होता है काम काम काम. और जो हमारे कायद ने, हमें कायद आज़म ने हमें जो सबक दिया था, जी जी, काम काम और सिर्फ काम, सिर्फ काम.
वो आई थिंक दे आर फॉलोइंग दैट सबक, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। और उसमें देखें, आप देखें वुहान में एक आफत आई है जी जी, वहाँ पे उन्होंने एक हफ्ते में इतना बड़ा अस्पताल बना दिया। अब कोई दुनिया में कोई कौम ये इमेजिन नहीं कर सकती कि इतने थोड़े अरसे में इतना बड़ा एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल वो खड़ा कर दिया। 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल और हॉस्पिटल इतना था। बड़ा अस्पताल स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर जो था उन्होंने बना के कर दिया है। आप दुनिया की कोई मिसाल देख लें, किसी मुल्क को देख लें, कोई मुल्क ये नहीं कर सकता। बिल्कुल। और ये सिर्फ यही है कि टोटल डेडिकेशन। अब देखिए, मैं मिसाल देता हूँ माओ ज़ेडुंग, चेबन माओ की आप सुने बात मिसाल के तौर पर। चेबन माओ दरिया में, दरिया के किनारे गए, इट वॉज कोल्ड, बर्फ पड़ रही थी, एंड द ओल्ड मैन 75 years old, और उन्होंने ये कहा कि मैं आई कैन डू स्विमिंग इन दिस सी, इन दिस रिवर, और उन्होंने स्विमिंग की वहाँ पे। ही प्रूव टू द पीपल कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। दे सिंपली आस्क, मैं ये आपको मतलब एक जो चाइना का जो लेसन है ना, वो सिर्फ अपने आप से ये सवाल करते हैं, कैन आई डू इट? जब उनको ये जवाब मिल जाता है, यस आई कैन डू इट, एंड दे डू इट। राइट, सिंपल फिलॉसफी, जो करना है वो करना है, वो कर रहा है तो कर रहा है, फिर वो कर गुजरती है। मिस्टर शकीला में आप बीजिंग जा चुके हैं और टेक्नोलॉजी की बात होती है, जब चीन का जिक्र होता है तो टेक्नोलॉजी सबसे पहले जहन में आती है कि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो चुका है चीन, और बहुत जल्दी अब दुनिया में 5G के हवाले से अगर बात होती है तो तब भी सबसे पहले चीन का ही नाम आता है कि 5G स्पेक्ट्रम को लेकर यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ और बहुत सारे दूसरे ममालिक के साथ कंपटीशन रहा है। बीजिंग को टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखें तो वो कितना एडवांस हुआ है और कितने कम अरसे में हुआ है? देखिए, जो अभी आपको गोंदल साहब बता रहे थे, उन्होंने हिस्ट्री तो आपको पूरी बयान कर दी है। अब जो एडवांसमेंट है, जो आपको चाइना की एडवांसमेंट है, वो आपको बीजिंग में मिलती है, क्योंकि बीजिंग जो है उनका वो एक कैपिटल है और हब है, यानी पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और बीजिंग की अगर आप बात करते हैं कि उसमें देखिए उन्होंने एक जो कि सबसे बड़ी बात की, जो मुझे अब अच्छी लगती है, बिजनेस तो साथ साथ होता ही है, उन्होंने उसको जो एनवायरनमेंट को क्लीन करना शुरू किया है। उन्होंने बीजिंग में एनवायरनमेंट पॉलिस बना दी है, और उस पॉलिस को पूरे इख्तियारात हैं, किसी को पकड़ के अंदर भी कर दे, उसको सजा भी दे एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। एंड दैट इज़ वेरी यूनिक इन होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एक यूनिक मॉडल ये हुआ है। ठीक हो गया। फिर उनकी जो दूसरी चीज़ है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो ये कर रहे हैं कि वहाँ पर दरख्त पौध लगा रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो उनके साथ चली है, मगर वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी या लिविंग जो है, तब भी कि लिविंग जो है बेसिक, वो आपकी नेचर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। राइट, टेक्नोलॉजी आपको फैसिलिटेट करती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो रिलायंस हो जाए। मतलब कि चाइना चाहे तो उनके लिए कोई मसला नहीं है कि वो सारे शहर में यानी कि क्या कहते हैं प्लास्टिक के पौधे बना के लगा दें। ठीक है, नहीं, वो पूरे शहर में अब प्लांटेशन पे जा रहे हैं। सो एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बेसिकली आपने टेक्नोलॉजी की बात की थी, टेक्नोलॉजी का एक रोल होता है लाइफ में। ठीक है, ये नहीं होता कि लाइफ टेक्नोलॉजी पे चली जाए, आपको उसको डिफरेंट इंडिकेटर्स देखने पड़ते हैं, आपने उसको फैसिलिटेशन पे रखना है। एक चीज़, दूसरा, अब जो बीजिंग में एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है कि जो हमारे यहाँ डिस्कशन नहीं हो रही, बीजिंग के पास ही वो एक नया शहर बसा रहे हैं। ठीक है, और उसको वो पूरे का पूरा रिन्यूएबल पे लेके जा रहे हैं, कि यानी कि उसमें हर चीज़ जो है कि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से होगी। रिन्यूएबल, अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में चले, यानी कि क्लीन एनर्जी पे लेके जाएंगे, क्लीन एनर्जी पे, इसमें पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होगा, वो इसमें कोशिश यही कर रहे हैं कि उसमें और कुछ ना हो, कोयला इस्तेमाल होगा। एक चीज़, दूसरा उसमें ये कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री न लगाएं, बल्कि वहाँ करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जितने बड़े बड़े है यानी कि हेड ऑफिस है ना बड़ी कंपनीज के, वो वहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक, कॉर्पोरेट ऑफिसेज वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और कुछ बीजेंगे, कुछ बिजनेस भी वहाँ शिफ्ट करेंगे। बिजनेस मीन्स के गवर्नमेंट बिजनेस जो है कि वहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो वो एक चीज़ जो शहर को वो कहते हैं ना कि हमें साफ करना है, उसका अल्टरनेटिव भी दे रहे हैं। अब ये नहीं है कि वो वैसे ही कह रहे हैं कि बाजी हमने ये कर देना है, वो उसका यानी कि चाइनीज़ की जो सबसे बड़ी खूबी है कि वो प्लान वक्त से पहले कर लेते हैं। मतलब अभी आपके पास गेस्ट आते होंगे तो वो बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि चाइना में बहुत सारे गूस सिटी हैं। ठीक है, कि उन्होंने पूरे के पूरे मॉडर्न शहर खड़े करने में लगता है कोई नहीं है। ठीक है, वो चाइनीज से बात करके बताते हैं कि हमें पता है कि 2030 तक 300 मिलियन लोगों ने मिडिल क्लास में ग्रेजुएट होना है और उन्होंने माइग्रेट करना अच्छे से सिटी के लिए। ठीक है, अब जब 2030 तक वो 300 मिलियन लोग हो चुके होंगे, क्या हम तब घर बनाना शुरू करें? ठीक है, यानी कि पहले प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ठीक है, हम बना दिए हैं, यानी कि लोग आएंगे, रहना शुरू कर देंगे। फिर उनका दूसरा स्टाइल है, कहते हैं 2030 तक तो 300 मिलियन लोगों ने ग्रेजुएट करना है, 2049 तक 300 मिलियन और लोगों ने ग्रेजुएट करना है मिडिल क्लास में जो ऊपर की तरफ जाएगी। फिर उनके लिए भी चीज़ें चाहिए।
राइट तो चाइना का जो एक चीज़ है ना, जो अभी गोंदल साहब कह रहे थे, उनमें उनकी दो यूनिक चीज़ें हैं. एक, वो जो प्लानिंग करते हैं लॉन्ग टर्म करते हैं. मतलब उनके लिए जो कहते हैं ना, यानी बिल्कुल शॉर्ट टर्म पीरियड उनका पता कितना है, 10 साल का. मिनिमम 10 साल है. हाँ, उसको हम शॉर्ट, और यहाँ पर पाकिस्तान में इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म की हम लेके तरफ जाने की कोशिश करते हैं. मतलब मुझे डिंग जोंगपोंग की एक बात याद आती है. उसने कहा था कि हमें जो अपना प्लान बनाना है, हमें अगले 100 साल उस पर स्टिक करना है, थोड़ा सा भी तो दूर हुए बगैर. राइट. और यहाँ गोल जो है हमने 100 साल तक लेके आना. फिर दूसरी चीज़ जो उनकी है, फिर जब एक दफ़ा डिसाइड कर लेते हैं ना, तो फिर उनका जो भी उनका हेड होता है ना, फिर वो शॉर्ट कॉल करता है. वहाँ ये नहीं शुरू हो जाता कि अच्छा ये हो गया जी, मेरी नहीं सुनेंगी, उसकी नहीं सुनेंगी, मुझे जी मिल गया, मुझे वो नहीं मिल गया. जिस तरह हमारे भी पाकिस्तान में सीपेक शुरू हुआ, तो यहाँ क्या हुआ जी, देखो वो सूबा रह गया, वो रह गया. चाइना में ये सारा प्रोसेस जो शुरू हुआ था, ये क्या कहते हैं, शंघाई से शुरू हुआ. उन्हें आस्ता आस्ता पूरे दुनिया पर चाइना को देना शुरू किया. मगर पाकिस्तान में भी सीपेक मतलब कि ये यानी कि क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है कि ये पंजाब ले गया सारा कुछ दूसरे सूबों को नहीं. अभी 2019 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट बनाई है. उन्होंने कहा 2030 तक जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे सीपैक से, नंबर 1 पे होगा कोयटा, नंबर 2 पे होगा पेशावर, नंबर 3 पे होगा कराची, नंबर 4 पे है लाहौर. ये पाकिस्तान की स्टडी नहीं है, ये चाइना की स्टडी नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी है, जिसको हम मोस्टली कहते हैं कि वो इसको जान के पोस्ट करते हैं BRI और सीपैक को, वो ये फैक्शन फिगर दे रहे हैं. तो हमारा जो ये है ना कि यानी कि जब भी डिसीजन होता है तो हम सारे चूंचों का मरबा बन जाते हैं. मैंने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कह दिया ना 10 दफ़े मुझे हॉस्पिटल चाहिए. अब वो ये नहीं पूछेंगे जी ये हो गया, वो हो गया जी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, सारे मटेरियल कहाँ से लाएंगे, सारे बंदे कहाँ से आएंगे. उनका ठीक है 10 दिन में बनेगा. राइट. और ये अब जो इनसिक्योरिटीज डेवलप हो जाती हैं अब किसी भी प्रोजेक्ट के आगाज पर, या फिर अगर कोई प्लान एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें इनसिक्योरिटीज बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनमें इनसिक्योरिटीज आ जाती है कि पता नहीं हमें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, दूसरा इससे ज़रा फ़ायदा ना उठा के ले जाए. इसमें एक चीज़ जो कि ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को अवेयर करते हैं कि किस हद तक सोच का फ़र्क है कि कोई और फ़ायदा उठा के लेगा. यार हॉस्पिटल बनना है तो पाकिस्तान का बनना है ना रामेश साहब, यही तो बात है ना कि ये वाली सोच यहाँ वो जो कहते हैं ना, जो प्रेसिडेंट ने कह दिया है, वो हरफे आखिर है, किसी की मजाल नहीं है उसमें वो करे जी ये नहीं होगा वो नहीं होगा. तो इसको हम फ्लो अगर ये इन्फॉर्मेशन फ्लो होगा कि अगर प्रेसिडेंट का मैसेज, इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं है, ये सिस्टम है गवर्नेंस का, जिसमें फिर यहाँ तो देखो ना, वो कहते जमहूरियत है. मैं अगर वो प्रोसेस पूछे मैं आपको बाद में बता दूंगा वो डिसीजन कैसे लेते हैं. मगर जब वो डिसीजन हो गया ना, फिर जो प्रेसिडेंट ने कहना है ना, फिर किसी ने ये नहीं कहना जी अच्छा ये हो गया तो वो हो गया, वो होगा. राइट. अब ये उनका एग्जीक्यूशन का तरीकाकार है. राइट जी. मिस लारेब हसन मियां जो कि यूथ रिप्रेजेंटेटिव हैं और रिसर्च में भी महारत रखती हैं. बीजिंग के हवाले से अगर स्पेसिफिकली हम बात करें मिस लारेब से, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या अट्रैक्शन हो सकती है बीजिंग में? सबसे पहले तो यही बात है कि आप जब किसी दूसरे मुल्क में पढ़ने जाते हैं तो आप सिर्फ वहाँ जाके पढ़ नहीं रहे होते, आप उनके कल्चर से भी मुतारिफ़ होते हैं, आप उनके लोगों से भी मुतारिफ़ होते हैं. आपको पता चलता है कि यहाँ बैठे बैठे जो हमें डिफरेंसेस नज़र आ रहे होते हैं दो मुल्कों के अंदर, वो काफ़ी चीज़ सिमिलैरिटीज़ भी मौजूद होती हैं. तो स्टूडेंट्स के लिए अब भी पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स का जो चाइना जाके पढ़ते हैं, वहाँ से वापस आते हैं. उसमें PhD की स्कॉलरशिप्स हैं, ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप्स हैं, मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स हैं, इवन HEC की तरफ से स्पॉन्सर्ड हुई भी स्कॉलरशिप्स हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ से बीजिंग जाके पढ़ें. उसमें फिर यही होता है कि एक होता है कि आप अपने घर बैठ के कोई ख़बर सुन लेते हैं और उस पर यकीन कर लेते हैं. फिर दूसरी बात ये होती है कि आप ख़ुद वहाँ जाके एक्सपीरियंस करते हैं कि वहाँ के लोग रहते किस तरह से हैं. वहाँ से आप कोई अच्छी चीज़ सीख लेते हैं, जब तो अपने मुल्क पे आके आपको अप्लाई भी कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, आपकी रिसर्च स्किल्स में बेहतरी आती है, बल्कि आप अपने मुल्क के लिए भी कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं. फिर बट इसमें तो इस वक्त जो हमें एक ब्रेक की तरफ भी जाना, लेकिन उससे पहले मैं सवाल पूछ लूँ लारेब से कि अब तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक शहर को विज़िट करना है या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है तो आपको मिल जाते हैं, पॉइंट्स मिल जाते हैं, इंटरनेट पर मिल जाते हैं, या फिर ऐसे एक्सपीरियंस डिस्कशन होती है एक्सपीरियंस लोगों की जो वहाँ रहते हैं या रह चुके होते हैं, उनकी अब रिसर्च फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए आप रिसर्च की ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो, ऐसा नहीं कि जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो दुरुस्त है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है. इस पर बात करेंगे हम. एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ रहिएगा.
मौसम बदला, समझो पड़ गया नजला खांसी जुकाम से मैच, तो बस फिर मैं ले आई हमदर्द इंस्टेंट जोशांदा, जिसका खास हर्बल फॉर्मूला रखे नजला खांसी जुकाम से हिफाजत और दे आराम। हमदर्द इंस्टेंट जोशांदा, 100 years of pure goodness. It is because of you, Selsun. More music and less talk. FM 98 Dosti Channel. काला वाली प्रोग्राम आप सुने स्टूडियो 98। मुझे कहते हैं रिजवान अली अहमद। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है कुछ आज बीजिंग के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कुछ रिसर्च के बारे में। हमने लारेब से सवाल किया था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं रिसर्च करते हुए ख़ास तौर पर जिनके पेश नज़र हम रिसर्च कर सकते हैं कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो गलत इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, वो हम उसको पढ़ लें, देख लें और इसी पर तकिया कर लें कि हाँ ऐसा ही होता है। हालांकि जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है उस पर लोग जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, जल्दी बिलीव कर लेते हैं। तो रिसर्च में कौन से पॉइंट्स ज़रूरी हैं कि हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें? सबसे पहले रिजवान, इस बात का एहसास करना बहुत ज़रूरी है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का दौर है और फेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है किसी भी मुल्क का, किसी भी सेक्टर का नाम ख़राब करने के लिए। एक रिसर्चर की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है उसके हवाले से उसका पहले तो माइंड क्लियर हो, उसके दिमाग में कोई शक व शुबा ना हो उससे रिलेटेड। अगर आप बीजिंग के से रिलेटेड कोई रिसर्च करते हैं या पाकिस्तान बीजिंग रिलेशनशिप पे रिसर्च करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऑथेंटिक सोर्सेज को पहले ट्रैक करें, उन्हें आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो हमारे साथ सर बैठे हुए हैं ये खुद चाइना गए हुए हैं। आप ऐसे लोगों से मिलें जो चाइना में रह के आ चुके हैं, जिनको पर्सनल एक्सपीरियंस है चाइना में रहने का। ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप खुद चाइना चले जाए, बहुत से लोग नहीं भी जा सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे रिसर्चर्स हैं जो चाइना पे रिसर्च करते हैं लेकिन वो कभी चाइना गए नहीं हुए। आप ऑथेंटिक वेबसाइट्स तलाश करें। आप जो चीनी अखबार हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, वो अंग्रेज़ी में भी मौजूद हैं, उर्दू में भी मौजूद हैं, उनको पढ़ें। फैक्ट्स और फिगर्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका है ये कि आप ऐसे सोर्स से निकालें कि जो ऑथेंटिक हो, जो ग्लोबली रिनाउंड हो। छोटे मोटे अखबार जो बात करते रहते हैं या जो प्रोपेगेंडा आप सुनते रहते हैं उन पे भरोसा ना करके सच्ची बात अपने रीडर्स को बताना ही रिसर्च का हुस्न होता है। राइट। वैसे तो गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गोंदल साहब जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आसानी से पहुंच जाए सिर्फ मेरे लिए वही है, खुद एफर्ट करके मैं कुछ निकालूं, ये शायद हमारा रुझान बहुत हद तक तब्दील हो गया है। मेहनत करके कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना। आप बीजिंग जा चुके हैं, पॉलिसीज़ भी आपने वहाँ पे चीन की स्टडी की हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में भी इन्वॉल्व रहे हैं आप। फ़र्क क्या है पॉलिसी मेकिंग में दोनों मुल्कों की? देखिए, जिस तरह शकील रामेश साहब ने कहा कि चाइना पॉलिसी बनाते हैं वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। मैं आपको थोड़ा सा फिर वही वापस जाके काश्मीर जब हम गए तो जो रोड बनी थी, जो हाईवे बना था वो टिल उरमची जो बना हुआ था, दैट वाज अ वेरी वाइड मोटरवे, 8 लेन मोटरवे था। तो जब हम उसको देखने के लिए गए तो उसमें कोई ट्रैफिक नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वहाँ पे जो गवर्नर थे हमारे साथ काशगर के, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा दिस नो व्हीकल ऑन दिस रोड, किस लिए बनाई आपने सड़क? उन्होंने कहा दिस इज नॉट फॉर टुडे। अच्छा, दिस इज नॉट फॉर टुमारो, दिस इज फॉर डे आफ्टर टुमारो। So when you come back after say 20 years, you have plenty of vehicles on this road, and you will not be able to, in fact, see this road deserted. So वही हुआ कि जब गए तो वो अब सड़क जो है वो रोड वो इतनी है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इनफैक्ट जो वक्ती चीज़ होती है ना, वो जो सर पंजाबी का बड़ा डंग टपाऊ पॉलिसियाँ हैं हमारी, डंग टपाऊ पॉलिसियाँ नहीं चला करती। आप जो है ना, मसलन ज़ख्म है, कोई आ गया, किसी बॉडी पे कोई ज़ख्म आता है, तो रादर दैन देखें कि वो क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको कैसे ट्रीट करना है, इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके ऊपर पट्टी कर दो बस ठीक है, कवर हो गया। नो, आपको देखना होगा, रिसर्च करनी होगी कि ये वजह क्या थी, क्यों हुआ ये सारा काम। अब हमारा प्रॉब्लम यही है कि जो चाइनीज़ को, मैं ये आपको बताऊँ, माई ओन एक्सपीरियंस आफ्टर मीटिंग दैम, चाइनीज़ को जो गिला है कि व्हेन वी टॉक ऑफ, हमेशा जब जाते हैं बात करते हैं कि जी हायर देन द माउंटेन एंड डीपर देन द ओशन, हमारी जो फ्रेंडशिप है। तो एक बार मैंने एक बड़े सीनियर लीडर चाइनीज़ से पूछा, उन्होंने मुझे ये कहा कि हमें गिला एक बात का है आप लोगों से, यस वी आर फ्रेंड्स, लेकिन आप हमारे साथ
you are not keeping pace with us. ठीक है, जिस रफ्तार से हम जाना चाहते हैं आप उस रफ्तार से चल नहीं पा रहे हमारे साथ, आपको रफ्तार बढ़ानी होगी अपनी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन था। इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ कि हमें इस छोटे छोटे चीज़ों से निकल के हमें वाकई अपनी रफ्तार बढ़ानी है अगर हमने आगे बढ़ना है तो। क्योंकि देखिए CPEC इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। ये बज़ाहिर ये लगता है कि ये सिर्फ गोइंग टू एंड हेयर, it's in fact going to engulf the whole world, I would say. ऑलरेडी 64 से ज़्यादा ममालिक जो सारे ममालिक को इसने अपने घेरे में ले लेना है सारा इस और कनेक्टिविटी China has visualized this जी, whereas हमने नहीं किया अभी तक इसको विजुलाइज। हम जो CPEC है, जो कॉमन मैन है हमारा, जो इनफैक्ट जो पॉलिटिशियंस भी है अनफॉर्चुनेटली, जो बड़े बड़े माशाल्लाह बड़े बड़े ओहदों पे हैं, वजीर भी हैं, उनके जो परसेप्शन है अबाउट CPEC वो नहीं है जो चाइना की है। पॉलिसी मेकिंग इसका मतलब क्लियर नहीं है हमारी, वो खुद उनको नहीं पता, एहसास नहीं है कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितना बड़ा अहम है और पाकिस्तान के लिए इसकी कितनी बड़ी अहमियत होने वाली है। और हमें देखे बात यह कि हमने ये समझा कि जी वो CPEC पे रोड बन गए, जी ये मोटरवे बन गया, जी एबटाबाद मोटरवे बन गया, फलाना मोटरवे बन गया, बड़ी सहूलत। यार दिस इज जस्ट बिल्कुल छोटी सी बात है। ये रोड बना, कनेक्टिविटी वो बना रहे हैं। पहले इसका जो बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए था शुरू में ही, हमें जो चाइना में कहता भी रहा कि आप करें, वो इकोनॉमिक जोन्स बनाना है। ठीक है, इकोनॉमिक जोन्स बनना शुरू हो जाते, अभी भी शुरू हो जाए इकोनॉमिक जोन। अरशकई में एक शुरू पहला वो कर रहे हैं प्रोजेक्ट जो है, तो इसमें क्या होगा, वही रौला ख़त्म हो जाएगा, जॉब्स क्रिएशन होगी, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी और जो है हमारी जो चीज़ें हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अभी ये चीज़ें हमें खुद गवर्नमेंट को खुद, मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने कहा, एक थोड़ी सी मैं समझता हूँ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी थोड़ा एजुकेट करने। ये पॉलिसी मेकिंग में अगेन हम जो लैग कर रहे हैं कि कहाँ लैग हो रहा है और फ़र्क कहाँ आ रहा है पॉलिसी मेकिंग में, कि एक तरफ चाइना पॉलिसीज़ बना रहा है और पूरी दुनिया में CPEC BRI के ज़रिए कनेक्ट कर रहा है, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए चीन की कोशिशें जारी हैं। दूसरी जानिब हम हैं जो कि सबसे पहले इसमें जिनको फ़ायदा डायरेक्ट होने वाला है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा पाकिस्तान। इस हवाले से पॉलिसी मेकिंग में डिफरेंसेस या फिर जो थोड़ी सी कमी रह रही है पॉलिसी मेकिंग में, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। कमर्शियल ब्रेक के बाद शकील रामे साहब से जानते हैं कि हम पॉलिसी मेकिंग में कैसे बेहतर हो सकते हैं। इस ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। You're listening to the hottest music station, FM 98 Dosti Channel. It's because of you, Hey, we do not compete, we simply lead and take pride in our national content. FM 98 Dosti Channel. जी, कमर्शियल ब्रेक के बाद हम लौट कर आ चुके हैं और रामे साहब से हम जानेंगे कि रामे साहब किस तरह से अभी जिन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा पॉइंट आउट किया है अशफाक गोंदल साहब ने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, और वास्ट एक्सपीरियंस भी है, और पॉलिसी मेकिंग में जो गिले शिकवे हैं, जब दोस्तियों में गिले शिकवे आते हैं तो फिर गलत फहमियों की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। हम इस गुंजाइश को कम कैसे कर सकते हैं? देखिए यार, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, अभी भी आप अगर गोंदल साहब भी बड़े विटनेस है, आपने भी देखा होगा बहुत जगह जाते हुए, हर बंदा बात शुरू करे चाइना की दोस्ती पहाड़ों से ऊंची, समंदर से गहरी, शहर से मीठी, वो सारी बातें यहीं ख़त्म हो जाती है। वो 2 घंटे आपका डेलीगेशन बैठता है, वो बिज़नेस का बात करने आया होता है, आप ये उनको ये कहानियाँ सुनाते हैं। ठीक है, वो जाते हुए उनको हम कहते हैं अच्छा ये करना क्या है, वो कहते हैं तो आपने बताना था क्या करना है ना। यानी कि हमें वो एटीट्यूड जो है ना काम करने का, वो नहीं है। हम जो छोटी छोटी चीज़ों पर लगे हुए हैं, मतलब मैं आपको बात बताऊँगा, फिर आप कहते हैं कि ना करें। हम जो छोटा सा काम करते हैं, हम कहते हैं जी को हो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो गया। अच्छा, इसका मतलब रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद तो हमने काम ही नहीं करना। मतलब कोई और तोड़ेगा तो उसके बाद हम सोचेंगे कि दोबारा इसको, यानी कि हम तो पहले ही मिराज पे पहुंच गए। अच्छा,
تو یعنی کہ حالانکہ کام آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا, اس کو آپ نے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی میراج میں پہنچ گئے. میں آپ کو فارن پالیسی میں کچھ چیزیں بتا سکتا ہوں مگر میں نہیں کروں گا اس وقت بات یہاں پر. اسی طرح یہ ہے کہ اب جو کام ہم شروع کرتے ہیں تو ہمیں مثلا نہیں, چاہے جو سی پیک ہے, جو سب سے پہلی بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے, یہ کوئی چیریٹی شو نہیں ہے, یہ کوئی چیریٹی پروگرام نہیں ہے, یہ بزنس پرپوزل ہے. بزنس پرپوزل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ ہلانا ہے. جو اگر سی پیک سے ہمیں بینیفٹ کرنا ہے نا, ہمیں کام کرنا پڑے گا. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 2 بھائی ہیں, ایک بھائی غریب ہے, ایک امیر ہے. جو امیر ہے وہ کہتا ہے میرے بھائی کا کام نہیں چل رہا, وہ ایک اس کو نا گاڑی لے کے دیتا ہے, کہتا ہے اس کو رینٹ کار پہ ڈال دو, چلاؤ, پیسہ کماؤ, جو بچے تو مجھے بھی تھوڑے سے دے دیا کرنا. وہ کیا کرتا ہے, وہ گاڑی لیتا ہے, وہ گھر کے سیر سپاٹے کے لیے بچوں کو ادھر لے گیا, کبھی ادھر چلا گیا, خود دوستوں کو لے کے گھومنے چلا گیا. وہ سال بعد آتا ہے, وہ کہتا ہے یار وہ کیا بنا, وہ کہتا ہے بھائی وہ تو مجھے پیٹرول کے پیسے بھی دے دو نا. تو ہمارا حال وہ ہوا ہے. ہم چائنا کو کہتے ہیں بھائی صاحب گاڑی بھی دو, آ کے چلاؤ بھی ہمارے لیے, اس کو صاف بھی رکھو, اس کا پیٹرول بھی ڈالو. اگر وہ کہتا ہے میں صفائی کا بھی ٹائم نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں دیکھا اس کا تو مطلب تھا. چلیے ہمارا جو ہے نا میرا ایٹیچیوڈ جو ہے. رامز صاحب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو اس پروگرام میں موجود ہمارے 3 مہمان ہیں, ایک گوندل صاحب ہیں جو کہ اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں, ابھی بھی اپنی توانائیوں کے مطابق خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایک آپ ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, قریب سے دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ کون سے عوامل اس میں شامل ہیں, جو کہ پاکستان چین یا پھر سی پیک کے حوالے سے تو پاکستان کا فائدہ کیا ہے اور اس سے میکسیمم یوٹیلائزیشن کیسے ممکن ہے. اور تیسری لاریب ہیں جو کہ یوتھ کی ریپرزینٹیو ہیں. اب شاید یہ تینوں سیگمنٹس ایسے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کو, ہماری نیشن کو کور کر رہے ہیں. وہ جو خدمات سر انجام دے چکے ہیں اب یہ ایڈوائز کر سکتے ہیں, بہتر راستہ دکھا سکتے ہیں. آپ وہ جو عمل کر سکتے ہیں یا پھر لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, جو غلط فہمیاں ان کو دور کر سکتے ہیں. اور لاریب اگین گائیڈ لائنس دستیاب ہوتی ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کو, نوجوانوں کو اس راستے پر لے کے چلیں اور ان کو کلیئرٹی دے. اب تینوں سیگمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں, تو مشکل کیا ہے گائیڈ لائنس فراہم کرنے میں؟ نیت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یہ تو میرے پاس کوئی علاج نہیں, اللہ ہی کرے تو کرے اس قوم کی, تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں, ایکسپرٹ آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بتا سکتا ہے, اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو ایک وہ جو آپ دیکھیں ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے انجیکشن, آپ کو فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے, آپ کو دوائی دیتا ہے, جا کے پرہیز بھی بتا. آپ کیا کہتے ہیں جاتے باہر دوائی کا ایک پوڑی کھائی ہے, جاتے نان چنے کھا لے باہر سیڑھی سے جاتے ہوئے. لیکن اب ڈاکٹر تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. ایک جو لیبارٹری سے اگر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ جو اس کا سولوشن ہے نا وہ لانگ ٹرم ہے, وہ لانگ ٹرم ہے. وہی سولوشن ہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تربیت پیرنٹس کو ذمہ داری لینی پڑے گی اور ٹیچرس کو. یعنی کہ یہ جو میں پہلے بھی آپ سے آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے, تربیت کو گنے کا رس نہیں ہے, کدھر سے ڈالا گنا روز سے آپ نے گلاس ٹایا پی لیا. ٹھیک ہے, اس کو 20-25 سال لگیں گے. لیکن انیشیٹ کریں گے تو 20-25 سال لگیں گے. کریں نا یار, میری جو گورنمنٹ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی کریں. اب ہم کہہ سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہم جا کے گورنمنٹ کو کہیں, وہ ان سے بات میں کہتے ہیں. تو اگر تم لوگ اتنے سیانے ہوتے تو لوگ ہمیں میں یعنی کہ کیوں الیکٹ کرتے ہیں. وقت ہمارے پاس کم ہے, تو گوندل صاحب سے ہم جانتے ہیں. گوندل صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ جو میں بتاتے کہ بات یہ ہے نا کہ جب پی ٹی ایم ساری مطلب یہ میں اس میں ذرا آپ کو سافٹلی بتاتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ ابھی نہیں آئی تھی تو ایک ان کا تھا نعرہ کہ جی انویسٹمنٹ ان ہیومن ریسورس, جی وچ از اے ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر کہ جب تک آپ ہیومن ریسورس میں انویسٹ نہیں کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. نمبر 1. اب دیکھیں ہم نے کیا کیا, یونیورسٹیاں بناتے جا رہے ہیں. ایک رو چلی, ایک لہر چلی کہ یونیورسٹیاں بناؤ جی, کالج بناؤ, گلی گلی پلازوں میں یونیورسٹیاں کھلیں. جی وہاں سے کیا ہوتا ہے, ایم اے اردو کر رہا ہے, ایم اے پرشین کر رہا ہے, ایم اے فلاں کر رہا ہے, ایم اے فلاں کر رہا ہے. ایک چپڑاسی کی پوسٹ آتی ہے تو اس کے لیے 5-10 ہزار درخواستیں آتی ہیں, جن میں سے 9,000 ماسٹرز ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب کیا ہے, آپ کو یہ سارا کچھ بدلنا پڑے گا, ایک نیا نصاب دینا پڑے گا, لوگوں کی تربیت آپ کو کرنی پڑے گی, آپ کو انڈسٹری انٹینسو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا پڑے گی کہ جو آنے والا وقت ہے, کیا ہم اپنی نئی نسل کو, کیا ہم نئے اپنے جو آ رہے ہیں بچے ان کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ ٹیک اوور کریں گے, اس نئے آنے والی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر وہ کام کر سکیں گے. تو ہم نئی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے اپنا کیوریکولم ابھی تک نہیں بدلا, سسٹم آف ایجوکیشن نہیں بدلا, یہ کانسیپٹ آف تربیت تو ہے ہی نہیں نا.
कोई तरबियत का تو جہاں ہم گوندل صاحب بہت کچھ بیجنگ سے یا پھر ہم چین کی اگر بات کرتے ہیں دوستی میں، ہم اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن میں ہم چین سے مدد بھی لے رہے ہیں، چین سے سیکھ بھی رہے ہیں، تو ایجوکیشن اور تربیت میں ہم وہاں سے کیا ہیلپ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، چائنا تو آپ کو بتا سکتے ہیں پیرامیٹرز کہ جی یہ جو ایریاز ہیں یہاں پہ آپ کو انفیکٹ تربیت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے مختلف ہر طبقے کو. میں سمجھتا ہوں ایوری باڈی نیڈس ٹریننگ، جو بھی مطلب کام کرنا چاہتا ہے یا جو کام کرنا چاہیے. اتنی بڑی ورک فورس ہے ہمارے پاس اور میجورٹی آف دیم آر ناٹ ٹرینڈ. ٹھیک ہے، اسکل نہیں ہے، اسکلز ٹریننگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں کیا ٹریننگ ہے. چائنا آپ کو بتا تو سکتا ہے کہ بھائی اس شعبے میں آپ کو ٹریننگ چاہیے، لیکن وہ تربیت تو آپ نے دینی ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کو کام کرنا پڑے گا، آپ کو وہ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز بنانے پڑیں گے، آپ کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ادارے بنانے پڑیں گے کہ کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے یہ ایسے ہی رہے گی، ایسے نہیں ہو سکتا. رائٹ. آخر میں ہمارے پاس چونکہ وقت بالکل کم رہ گیا، تو رامے صاحب ہم بیجنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کتنی محنت درکار ہے؟ اگر ہم آج سے شروع کریں، ابھی سے شروع کریں. لاریب جو کہ یوتھ کی ریپرزینٹیو وہ بھی موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں 40 to 50 years 40 to 50 ایئرس، اور اگر ہم وہ بھی تب تک تو وہ بھی 40 to 50 ایئرس آگے نکل جائیں گے. نہیں، محنت کریں تو ہم کیچ اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر دوسری بات جو آپ کریں، آپ کو سڈنلی کون چیز سی کر سکتی ہے جو یکدم کر سکتی ہے، پھر جو موزے تنگ نے کلچر ریولوشن لے کے آئے تھے نا، پھر وہ اس ملک میں لے سب کو وہ سیدھا کر. لیکن یہاں پہ تو اگر ہم معذرت کے ساتھ، یہ تو ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا. نہیں، تھوڑی سخت بات ہوگی. ہم میں سے سب انڈیویجولی وہ اندر سے ریبل بھی ہے اور ریولوشنری بھی ہے، اور وہ سب سے آگے بھی ہے. تو نہیں، آپ کو ان کو چینلائز کرنا پڑنا، ایک بندے کو آپ کو جو یہ چینلائزیشن جو ہے یہ لاریب کا کام ہے، کیونکہ یہ یوتھ کی ریپرزینٹیٹیو ہے، یوتھ کو سمجھتے نہیں ہے. وہ جو انہوں نے کہا نا کہ کلچرل ریولوشن، آپ نے بھی کہا کہ جی وہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ، سر ہر بندہ تو انٹیلیجنٹ ہے. وہ کام کیا کر رہا ہے؟ انٹیلیجنٹ ہر بندہ کام کیا کر رہا ہے؟ وہ سارا زور اس پہ لگا رہا ہے سوشل میڈیا، یہ موبائل پہ، اور اس موبائل پہ سارا زور لگا رہا ہے. پریکٹیکلی دے آر ڈوئنگ نتھنگ. کی بورڈ وارئرز بن رہے ہیں. کی بورڈ وارئرز کا کیا علاج کریں؟ گلی باتی لگے رہے بس. سر لاریب سے پوچھنا کہ اب یہ جو گلی باتی ٹرینڈ بن چکا ہے، اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جیسے رامے صاحب نے کہا کہ تربیت بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں آپ نے موبائل کی صورت میں دنیا پکڑی ہوئی ہے تو اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ آنا بہت ضروری ہے. جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے ٹیچرز، ہمارے والدین، ان کا کردار اس معاملے میں بہت ضروری ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو صرف یہ نہ بتائیں کہ سی پیک ہو رہا ہے، آپ انہیں یہ بتائیں کہ ان کا کردار ہو کیا سکتا ہے سی پیک میں، وہ آگے جا کے اس میں کیا کام لے سکتے ہیں. پھر ایک بات آتی ہے پرسنل انٹرسٹ کی اور ایک بات آتی ہے نیشنل انٹرسٹ کی. ہم میں انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے، ہماری یوتھ میں کارکردگی کی صلاحیت ہے بہت زیادہ، لیکن جیسے رامے صاحب نے کہا کہ چینلائز نہیں کیا جاتا، ان سے کام لیا نہیں جاتا. انہیں اسکلز دیں، انہیں موقع فراہم کریں، انہیں آپ صرف ایٹ لیسٹ یہ اویئرنیس دے دیں کہ سی پیک میں صرف آپ کے منسٹرز کا کام نہیں ہے، آپ کے بزنس مین کا کام نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کا بھی کام ہے. آپ کوئی اسکل لیں، آپ کسی بارے میں تعلیم حاصل کریں، آپ انٹرپرینورشپ کریں، آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. رائٹ. بہت بہت شکریہ ہمارے پارٹیسپینٹس کا، بہت بہت شکریہ جو کہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود رہے. اور بیجنگ پاکستان چین تعلقات پر بات ہو رہی تھی، اور یہ ایسی گفتگو ہے جو کہ شاید ایک ایپیسوڈ میں سم اپ نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ اشفاق گوندل صاحب، آپ اپنے قیمتی وقت سے آپ نے وقت نکالا اور ایکسپیرینس سے اپنے ہمارے سننے والوں کو، ہمارے سامعین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. رامے صاحب تھوڑی سی جو بخیر جو تربیت کا کام ہے وہ تلخی سے تھوڑا سا بہتر ہے کہ وہ جو ایک سلوگن تھا مار نہیں پیار تعلیم میں، تو اگر تھوڑا سا اس طرف فوکس کیا جائے. دیکھیں یہ بھی ایک ختم کرنے بعد میں بات کر لیں گے. بس آپ کا شکریہ ادا کرنا، آپ آخری بات کر دیجیے آپ، کیونکہ میں خبروں کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی، آپ نے فرمایا تھا پہلے 7 سال ایسے ہیں کہ وہ آپ کا آقا، آپ اس کے غلام. نیکسٹ 7 ایئر ایسے ہیں کہ وہ آپ کا غلام، آپ اور اس کے آقا. اس کے بعد 14 سال کے بعد وہ آپ کا مشیر. جو یہ 7 سال کا عرصہ ہوتا ہے نا، وہ ڈنڈا بھی چلانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈنڈا بھی چلا. ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ہمارے سامعین. ہمارے سامعین آپ آج کا پروگرام سنا اور فیڈ بیک کے حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. اس ٹریک کے بعد نیوز بریک کی طرف بڑھیں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. لوٹ کر آئیں گے ہم خبرنامے کے بعد.